the live session. And today it's me, Abhinav Ankur, and today we're gonna study about a new chapter of class 10th, which is the reproduction. Okay? तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, जल्दी से जल्दी इस लाइव से आप लोग तुरंत जुड़िए, जल्दी से, as soon as possible. जल्दी जल्दी जुड़िए. चलिए सभी लोग आ गए. चलो देखिए, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, वो चीज समझने के पहले एक चीज अब हम लोग जानते हैं, पहले कुछ और चीजों को समझते हैं. जैसे कि एक चीज बताइए आप लोग, डॉग एक एनिमल है, कैट एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं ना. एक चीज बताओ, अभी अगर जितने भी डॉग्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दें तो क्या होगा? क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करना छोड़ दें तो क्या होगा? पहली चीज, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना छोड़ देता है तो फिर उसकी वो प्रजाति जो होती है, उसकी जो स्पेसीज होती है, वो विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी उसकी वो प्रजाति. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स ने अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया, आपके पास एक पेट है, डॉग है, अभी जितने के सारे डॉग्स हैं, सबको आप मान लीजिए अभी ये आखिरी डॉग्स हैं, इन सारे के सारे डॉग्स ने आपस में रिप्रोडक्शन नहीं किया, करना छोड़ दिया. तो एक चीज बताइए, अगर डॉग्स ने रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया तो आगे वाली उनकी आने वाली जनरेशन आएंगी, उनके बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे. यानी कि ये जो डॉग्स हैं, इनकी ये आखिरी प्रजाति होगी, इनके ये आखिरी जनरेशन होगा. इसके बाद डॉग्स की कोई जनरेशन नहीं होगी, यानी कि डॉग्स क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. यानी कि पहला क्या है जरूरी? रिप्रोडक्शन. क्यों करना है? क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन? ताकि किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की प्रजाति, उसकी स्पेसीज एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो. दूसरा चीज, इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए. किसको? इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये लायन है, ठीक है, ये सपोज करो गोट. इट्स अ गोट, लायन एंड गोट. या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स भी ले सकते हैं. अब एक चीज बताओ, लायन क्या खाता है? गोट को खाता है या फिर दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाता है? अब एक चीज बताइए, अगर ये छोटे दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे गोट है, डियर हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दे, यानी कि उनकी आगे वाली जनरेशन नहीं आए, तो धीरे धीरे ये गोट विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सटिंक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा. तो देखिए, अब देखिए, अगर ये गोट विलुप्त हो गया, या फिर जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन पे लायन अपना भोजन लेता है, जिनसे जो लायन का भोजन है, अगर वो सारे ऑर्गेनिजम्स अगर विलुप्त हो जाए तो लायन खाएगा क्या? लायन क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खाएगा. यानी कि लायन हंगर की वजह से, यानी भूख से मर जाएगा. यानी कि लायन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गोट के ऊपर. यानी कि अगर ये गोट खत्म हो गई तो ये लायन भी खत्म हो जाएगा. तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. ठीक है, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे आप लोग तुरंत पूछिए, इंस्टेंटली पूछिए, मैं तुरंत उन सभी सवालों का जवाब दूंगा लाइव चैट में. ओके, डोंट वरी फॉर इट. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए, जिसका जो डाउट हो तुरंत पूछ लो आप लोग. आई एम वेटिंग. तो देखो कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है.
ऐसा प्रोसेस है, क्या रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को के स्पेसिस को, उसके प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए और विलुप्त होने से बचाने के लिए जरूरी होता है। क्या? इट इज अ प्रोसेस डन बाय ऑर्गेनिजम्स टू maintain their species on this planet and to save their species from the extinction. कुछ लोगों को दिक्कत होती थी छोटा छोटा लिखने से, बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। तो देखो, रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपनी स्पेसिस को, अपनी प्रजाति को मेंटेन रख सकते हैं एंड टू सेव देयर स्पेसिस, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? विलुप्त होने के लिए, से बचाने के लिए मदद करता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो इसमें एक और पॉइंट आप लोग ऐड करिए, इट ऑल्सो मेंटेन्स बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने क्या बताया कि अगर अगर गोट अगर मर जाएगी तो लायन खाएगा क्या? अगर गोट की एक भी स्पेसिस नहीं बचेगी, गोट अगर रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, अपने अगले जनरेशन को लाना बंद कर दे, तो लायन खाएगा क्या? तो लायन भी मर जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है? है ना? चलिए यहां तक जिसको जो डाउट है पूछिए, जल्दी से पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में ही जवाब दे दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन लाइव चैट में ही मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो हाँ यहाँ बचवानो, किसी का कोई डाउट नहीं ना है? चलिए अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, अब जो ये रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन बाबू दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। डोंट वरी फॉर इट, कल से परसों तक, परसों आप लोग चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So what are the two different types of reproduction? There are two different types of reproduction and they are mainly sexual reproduction and the asexual reproduction. तो चलिए वन बाय वन करके इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले हम लोग अभी करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। किसको करेंगे पहले हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखिए पहले हम लोग करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ओके, तो देखिए जैसा कि अभी आप लोग देखें कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन
सेक्सुअल एंड दी एसेक्सुअल। तो पहले हम लोग करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई एक कोई एक जेंडर, या तो मेल या तो फीमेल, ध्यान से सुनिए, कोई एक जेंडर या तो मेल या फिर फीमेल, कोई एक पैरेंट बोलो आप, या तो सीधा मेल या तो सीधा फीमेल, दोनों में से कोई एक भी नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए काफी होगा। मतलब मेरी बात सुनो, हम ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों के सेक्स गैमेट से न्यू जेनरेशन का फॉर्मेशन होता है, न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है, दोनों के दोनों, मेल और फीमेल दोनों। मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो सीधा मेल ही नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा, क्या, या तो सीधा मेल ही न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगा, या फिर फीमेल अकेले ही न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देगी। मतलब दोनों के सेक्स गैमेट को मिलने की जरूरत नहीं है, कोई एक ऑर्गेनिज्म भी नए जेनरेशन को, न्यू यंग वंस को, न्यू बेबीज को जन्म देने के लिए सफिशिएंट होता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल। तो देखिए क्या है, इट इज द प्रोसेस in which either male और फीमेल, वर्ड पे यहां पे ध्यान दीजिए, either मेल और फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, ओके, either मेल और फीमेल इज कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस। क्या बताया मैंने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या तो मेल, ध्यान से सुनो, या तो सिंगल मेल या फिर सीधा फीमेल, सिंगल फीमेल, मतलब दोनों में से कोई भी दे सकता है अकेले जन्म, या तो सीधा मेल चाहे तो सीधा मेल जन्म दे देगा, या फिर फीमेल चाहे तो सीधा फीमेल नई न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू यंग वंस को जन्म दे देगी। इन दोनों को मिलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे सिंगल पेरेंट का जरूरत है कि नहीं, पेरेंट यानी कि उसके माँ बाप जिसको बोलते हैं, यहाँ पे सिंगल पेरेंट का जरूरत है कि नहीं, एक अकेला पेरेंट, या तो माँ या तो बाप, या तो फादर या तो मदर, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंगल parent is what is required, यानी कि कोई एक पेरेंट की ही जरूरत है, दोनों के दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो डाउट है कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में आप लोग पूछ रहे होंगे। अब एक और चीज बताओ, दोनों पेरेंट मिल नहीं रहे हैं, दोनों पेरेंट नहीं मिल रहे हैं। अब अगर दोनों पेरेंट नहीं मिल रहे हैं तो दोनों के सेक्स गैमेट नहीं मिल रहे हैं, मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट दोनों नहीं मिल रहे हैं ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि गैमेट्स का फ्यूज होना, मिलना जरूरी नहीं है, एक सिंगल गैमेट ही फॉर्मेशन कर दे रहा है, एक सिंगल पेरेंट या मेल या फीमेल, एक सिंगल पेरेंट ही अपने अगले जेनरेशन को जन्म दे रही है। अब एक चीज बताओ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखा होगा, तो वहां पे कुंती का सबसे बड़ा बेटा कर्ण था। कर्ण का जिस समय जन्म हुआ उस समय कुंती की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, अब एक चीज बताइए आप, उन्हें शायद सूर्य भगवान से या फिर किसी गॉड से आशीर्वाद के रूप में वो कर्ण मिला था, मतलब वो बच्चा मिला था। अब एक चीज बताइए, वहां पर तो कुंती माँ का उनके सिंगल गैमेट से ही उनका फॉर्मेशन हुआ,
उन्होंने मेल या फीमेल दोनों के दोनों गैमेट्स तो मिलके हुआ नहीं। तो वहां पर आप सोचिए कि एक फीमेल गैमेट से ही एक नए बच्चे का जन्म हो गया था, तो यहाँ तो सिंगल गैमेट का ही जरूरत पड़ा ना। तो वहां पे जो सिंगल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ था, सिंगल गैमेट से जो बेबी का फॉर्मेशन हुआ था, उस प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी फॉर इट। उसको हम लोग कहते हैं, ये वर्ड दिमाग में रखेंगे आप लोग, पार्थेनोजेनेसिस। आप लोग स्पेलिंग पे थोड़ा एक बार चेकआउट कर लेंगे खुद से, मैं स्पेलिंग के लिए श्योर नहीं हूं, प्लीज चेक इट आउट। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ह्यूमंस में पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल ह्यूमन, या तो मेल ह्यूमन या फीमेल ह्यूमन, अपने अगले बच्चे को जन्म दे सकती है। यह भी प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये चीजें थी आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसको हम लोग ब्रीफली आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक चीज हम लोग देख लेते हैं, क्या लाइफ स्पैन क्या हो, क्या लाइफ स्पैन क्या होता है। मैंने अभी बताया ना पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ह्यूमंस में होता है, जिसमें एक सिंगल ह्यूमन या तो सिंगल ह्यूमन यानी फीमेल बिना सेक्स गैमेट के फ्यूजन के, बिना मेल गैमेट के क्या करती है, अगले अपने बच्चे को जन्म दे देती है बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट के। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ओके, चलो लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या लाइफ स्पैन क्या है? तो लाइफ स्पैन जो है, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सॉरी फिर से लिख देता हूं मैं, क्या है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, ठीक है ना, किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक के बीच का जो अवधि होता है, क्या उसके जन्म लेने से उसके मरने तक के बीच का जो समय हुआ, जो 40 साल 50 साल 60 साल जो हुआ, मतलब उसके जन्म लेने से उसके मरने तक के बीच में जो अवधि, जो टाइम स्पेन हुआ, जो टाइम पीरियड हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। अब देखो, लाइफ स्पैन doesn't depend on the size of organism, does not depend on size of organism। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो, विशाल हो, साइज में बहुत बड़ा हो, वो बहुत ज्यादा साल तक जिएगा। आप लोग देखते हैं कछुआ कितना छोटा होता है साइज में ना, मगर कितना 100 साल से ऊपर जीता है ना। तो फिर यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का साइज उस कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ये इसका डिसाइड नहीं करेगा कि वो ऑर्गेनिज्म कितना साल जिएगा। ठीक है, तो जो डाउट है आप लोग तुरंत लाइव सेशन में करेंगे, पूछेंगे। मैं एक्स्ट्रा 2 मिनट और रुका हुआ हूँ, जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके नोट्स के लिए टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, हम लोग उसको कल या परसों तक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी करेंगे तो उसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा ब्रीफली करेंगे हम लोग। ठीक है, एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, पॉइंट करके यहां पे लिख दीजिएगा, नोट करके, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन young ones are identical to parent,
यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें जो उनका अगला जनरेशन, जो उनका बच्चा, जो उनका बेबी, जो उनका यंग वंश आता है, वो बिल्कुल हूबहू अपने माता पिता की तरह, मतलब अपने पेरेंट की तरह होता है। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसका जो अगला जनरेशन होगा वो बिल्कुल और बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखेगा। नो वेरिएशन, किसी तरीके की कोई विभिन्नता, कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो यंग वंश जन्म लेते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, हम लोग जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोरोना से बचिए। थैंक्स अ लॉट।